हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के प्रकार, और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार। आज बात करते हैं समास किसे कहते हैं और सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। समास के प्रकार इस वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। और वैसे भी हमारा कोर्स लगभग आधा हो चुका है। आज ये 6वां पाठ आपका संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 11 टोटल पाठ हैं इसमें, आधे से तो ज़्यादा हम वैसे भी चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके फिर हम कंप्यूटर शुरू करेंगे। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। हिंदी व्याकरण में यदि समास के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो कहते हैं समास का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ अर्थात छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। जब परिभाषा देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और उस सामासिक समास की प्रक्रिया से बने नए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब सामासिक शब्द समास और समास में इक प्रत्यय लगाने पर सामासिक पद बना है। जिन दो पदों में समास होता है वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। बात आ गई समझ में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा रूप। और जब दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद। परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। तो समास की प्रक्रिया से बना नया शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समास में दो पदों को किस नाम से जानते हैं। तो समास में जिन दो पदों को संयुक्त किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसमें पहले शब्द को, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद में जो शब्द जोड़ा जाता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे कमल नयन, तो एक शब्द है कमल और एक है नयन, तो इसमें कमल आपका पूर्व पद कहलाएगा और नयन उत्तर पद कहलाएगा। उदाहरण में देखिए दिया हुआ है मेघनाद, तो मेघ इसमें पूर्व पद होगा और नाद इसका उत्तर पद होगा। कहने का अर्थ ये है कि दो शब्द होते हैं उसमें पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। अब समास में होता क्या है? तो सामासिक पद में बीच में आने वाली विभक्ति, परसर्ग, योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। और यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उनमें संधि भी हो जाती है। जैसे विद्या और आलय में संधि होकर विद्यालय बन जाता है। तो ये था समास। अब बात करते हैं समास के भेद। तो समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 6 भाग हैं। अब इनको प्रत्येक भाग को हम अलग अलग करके देखेंगे, इनकी विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है। इसके अलावा इसमें यथा, प्रति, भर आदि शब्द प्रायः देखने को मिल जाते। बड़ा, अनु, ये सब अव्ययी भाव समास के वाचक शब्द हैं। यदि इन शब्दों के द्वारा बना हुआ शब्द यदि मिलता है आपको तो आप तुरंत अव्ययी भाव समास में टिक कर देंगे, अव्ययी समास होगा। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें यथा आता है, भर लगा होता है, प्रति लगा होता है, आ लगा होता, बड़ा, अनु, इस प्रकार से देख लीजिए। यदि शब्दों में लगा है, बे लगा होगा, तो वे सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास।
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने पद बता दिया आपको, पूर्व पद उत्तर पद, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। जिस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। अब यहाँ क्या है, तत्पुरुष के भेद हैं। तो तत्पुरुष के भेद क्यों करने की आवश्यकता हुई? क्योंकि इसमें विभिन्न विभक्तियों के आधार पर शब्दों का निर्माण हुआ और उन्हीं विभक्तियों के आधार पर कारक चिन्हों का जिनमें लोप हुआ, उन्हीं विभक्तियों के आधार पर इनके नाम हो गए। तो इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष और संबंध कारक तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष के 6 भेद हैं। तो आइए प्रत्येक को अच्छी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष का भेद है ये कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को का लोप हो जाता है। जैसे गुण को पार किया हुआ, को हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणातीत। शरणागत में शरण को आगत, को का लोप हो रहा है शरणागत शब्द में, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। अब बात करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। इसका लोप हो जाता है। से यहाँ जुड़ने के अर्थ में है, से या के द्वारा लोप हो जाता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल। इसी प्रकार अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? से या क्या के द्वारा। शोकाकुल, भूख मरा, भूख से मरा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचा हुआ या तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा आदि ये करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा शब्द को यदि हम संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें के लिए जो विभक्ति लगी हुई है वो हट जाएगी, अर्थात यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अब अपादान तत्पुरुष। अपादान की विभक्ति क्या होती है? अपादान की विभक्ति होती है से का अर्थ अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक से ऊपर भी है करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष में से का अर्थ है जुड़ना, और यहाँ जो अपादान में विभक्ति है से, वह है अलग होने के। अपादान आ है अलग होना। ठीक है, तो इसमें अपादान कारक विभक्ति से का लोप होता है। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। तो इस प्रकार यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में से का लोप हो रहा है, अतः अपादान तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, की, के का लोप होता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध समास है। इसमें कई बार पूछा जाता राजपुत्र में समास कौन सा है। तो इसमें का, की के जो संबंधवाचक हैं, संबंध कारक विभक्ति है, उसका लोप हो जाता है। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में या पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, अपने पर बीती। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रदेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बहुत डीपली हमने पढ़ाया है समास आपको, यद्यपि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही रेयर होता है जो तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत पूछ ले। वैसे क्या होता है, कोई शब्द दिया होगा उसमें पूछेगा, जैसे राजपुत्र दिया होगा तो उसमें पूछ लेगा कौन सा समास है, तो आपको केवल तत्पुरुष समास बता देना। वहाँ आपको डिफाइन करके नहीं बताना कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष है। ये बहुत कम ही पूछा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने बता दिया आपको। अब तीसरा समास, तीसरे समास में
का नाम है कर्मधारय समास। इसके अंतर्गत इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। एक अन्य परिभाषा में एक अन्य परिभाषा देख लीजिए। उसके अंतर्गत क्या होता है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष संबंध होता है। एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष से होता है। ठीक, तो इसमें पहला पद विशेषण होता है और पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद इसमें विशेष से होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल, तो नीला क्या है, विशेषण है, कमल क्या है, विशेष है। कहने का अर्थ ये है कि जिस समास में उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता हो वह कर्मधारय समास है। इस बात का तो ध्यान रख सकते हैं ना, कर्मधारय समास को सीखने के लिए ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है। प्रथम पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। ठीक, नीला गगन, चंद्रमुख, मुख विशेष है, विशेषण चंद्र है। महापुरुष, पुरुष सामान्य होता है, उसकी विशेषता क्या है कि वो महा है, तो महा विशेषण है और पुरुष विशेष है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह द्विगु समास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि जिस भी समास में हमें संख्यावाचक पद दिख जाए, पहला पद संख्यावाचक दिख जाए, वह बिल्कुल उसमें बिना सोचे समझे आप द्विगु समास लगा दीजिए। जैसे कि दोपहर, चौराहा, तिरंगा, सप्ताह, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी आदि ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौराहा में 4 है ना, तिरंगा 3, सप्ताह में 7 दिनों का समूह सप्ताह होता है, दोपहर दूसरा प्रहर। अर्थात जहाँ भी संख्यावाचक प्रथम पद मिल जाए आप तुरंत द्विगु समास में टिक कर देंगे। अब बात करते हैं द्वंद्व समास में। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो द्वंद्व समास कहलाता है। एक इसमें और है कि इसमें बीच में पड़ीपाई होती है, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण, राग द्वेष। लेकिन अगर हाथों हाथ होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, वहां ये द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, दाल भात, दाल और भात। ठीक, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस समास के दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करें, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, अगर ये लिखा है तो नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शंकर को, शिव को, तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वहाँ पर ये आ जाए नीला कंठ है, नीला कंठ है केवल लिखा हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। वैसे एक बात बता दूं आपको कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, जैसे नीलकंठ शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ पर या तो आपसे बहुब्रीहि समास दिया होगा ऑप्शन में या फिर कर्मधारय समास दिया होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको देख लेना है, अगर कर्मधारय नहीं होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि को आपको टिक कर देना है। लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो इस प्रकार से ये समास हैं। समास को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ऐसी आशा है, इसीलिए हम नीचे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। इन्हें आपको बताना है कि इनमें कौन सा समास है। 4 ये प्रश्न हम दे रहे हैं। एक नीलकंठ है, इसका विग्रह भी आपको पढ़ के बताना है, ऐसे नहीं कि नीलकंठ आपने पढ़ा और चट से टिक कर दिया कि बहुब्रीहि है। मृगनयन, महाजन, काला पानी, इनमें आपको समास बताना है। आज की कक्षा बस इतना ही, कल 7वां पाठ लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।